मैं अभी जनपद पर स्थित नेशनल म्यूजियम के बाहर हूँ। नेशनल म्यूजियम की हम कहानी आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये हमारे अतीत के गौरव को समेटे हुए है। अब लेकिन वर्तमान में हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक महत्वाकांक्षी एक योजना है कि एक बहुत ही बड़ा विशाल दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बनाया जाए, जिसका नाम रखा जाएगा युगे युगीन भारत म्यूजियम। लेकिन ये जो नेशनल म्यूजियम है, जिसकी शुरुआत एक ब्रिटिश रॉयल एग्जीबिशन से हुई, से लेकर अभी तक का 7 दशक का इसका सफर किस तरीके का रहा है, उसके क्या मायने हैं, और जब एक नया म्यूजियम ठीक इसके पास बनने जा रहा है, तब इस नेशनल म्यूजियम के मायने क्या होंगे, इसका क्या होगा, और यहाँ पर जो अतीत की सामग्रियां हैं जो किसी भी वर्तमान के लिए जरूरी है और भविष्य को पढ़ने और समझने के लिए भी जरूरी है, उसका क्या होगा। तो नेशनल म्यूजियम की हम कहानी आपको बताएंगे। नेशनल म्यूजियम कल्पना के संकट से जूझ रहा है। कभी नेहरू ने इसे जनता का म्यूजियम और देश की पहचान का प्रतीक बताया था, लेकिन यह अनदेखी का शिकार होता रहा है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी और कैग की रिपोर्ट इस बात को उजागर करती रही है कि नेशनल म्यूजियम की दशा ठीक स्थिति में नहीं है और यहाँ रखे राष्ट्रीय महत्व के आर्टिफैक्ट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन भी समय से नहीं हो पा रहा है। लेकिन म्यूजियम की यह स्थिति अचानक कैसे हो गई, इसके पीछे कई कारण हैं। India was a new nation, and India also required a museum in its national capital. So it made sense, and the Indian National Museum came up. And it has had a glorious journey for quite some time. I put it, it was top of the class till about the 1990s. What happened thereafter was there was no technological upgradation other than, say, lighting and things like that. There was no expansion. Now, this was felt by museologists, by archaeologists, by antiquarians, by historians. So a second phase of the National Museum was proposed and passed by the Planning Commission, for which money was also allocated or kept in upon. The problem was, next to the National Museum was the Archaeological Survey of India's office, and that was not moving. So the National Museum couldn't expand. You see, the national institution was built with a specific purpose in Delhi, because India already has a bigger museum built over 200 years in Kolkata. That was Calcutta was the imperial capital until it was shifted to Delhi. So the Indian Museum has a very large collection of antiquities that the British had collected, over a period of 200 plus years. Right. The National Museum was started with a specific purpose, not to duplicate it, but to accommodate a lot of more antiquities that the Indian Museum was not in a position to take, despite its size being bigger than the National Museum. कि नेशनल म्यूजियम की जो शुरुआत हुई थी एक बहुत ही ग्लोरियस ढंग से हुई थी और एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट था जो आज़ादी के ठीक बाद शुरू हुआ था। लेकिन 1990 के बाद जो स्थिति है वो बदलती गई और यहाँ पर स्टाफ की कमी हुई, ड्यूरेशन अच्छा नहीं हुआ, डिस्प्ले में भारी कमी थी, जिसकी वजह से ये विजिटर्स के साथ एंगेज नहीं कर सका। और म्यूजियम के तो मायने ही है कि जब तक पब्लिक के साथ एंगेजमेंट ठीक ना हो तब तक म्यूजियम जो है उसके कोई मायने रह नहीं जाते। तो इस सारे तमाम बातों को हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रीय संग्रहालय, जिसको हम नेशनल म्यूजियम कहते हैं, इसकी परिकल्पना से पूर्व जो है ना, हमें इतिहास में जाना होगा। और इतिहास बड़ा ही रोमांचकारी है, भारत का संग्रहालय का इतिहास। पहले भारत में ये चित्रशाला के रूप में जाना गया, फिर अजायब घर के रूप में जाना गया, फिर जादूघर के रूप में जाना गया, कि एक एग्जीबिशन रॉयल एकेडमी के बैनर में भारत से जाती है, कहाँ, वर्लिंगटन हाउस, लंदन में। जी, ये मतलब कि न्यूक्लियस था, मतलब कि जो द बेस्ट आर्ट पीसेस थे, ऑब्जेक्ट्स थे, एंटिक्विटीज थे, इसको इस बैनर पे इंडिया गवर्नमेंट के मदद से वहां भेजी जाती है। कहाँ? वर्लिंगटन हाउस, लंदन। वो वहां डिस्प्ले होता है
और जब किसी भी टेम्पोररी एग्जीबिशन की एक अवधि होती है, अवधि के बाद वो लौटता है, और लौटता है तो वो राष्ट्रपति भवन में असेंबल होता है और वो उसको पब्लिक शो के लिए रखा जाता है, और इसमें सारे लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जब भारत आज़ाद होता है उसके बाद भारत के तमाम जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं। भारत के जो और म्यूजियम्स हैं वहाँ से बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स जो है वो एक एग्जीबिशन में लंदन के बर्लिंगटन हाउस में जाती है। जब वहाँ से 3 महीने के बाद उसका कार्यकाल पूरा होता है और वो एग्जीबिशन भारत लौटती है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू सोचते हैं कि क्यों ना इस एग्जीबिशन को भारत की जनता के लिए खोला जाए। लेकिन उस समय दिल्ली में जो भारत की राष्ट्रीय राजधानी थी वहाँ पर कोई भी ऐसा कोई स्थान नहीं है, कोई गैलरी नहीं होती, कोई म्यूजियम नहीं होता है जहाँ पर उसको प्रस्तुत किया जाए। तो फैसला लिया जाता है कि उसे राष्ट्रपति भवन के अंदर प्रस्तुत किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन में कई सालों तक वो रहता है और तब महसूस किया जाता है कि राष्ट्र राजधानी दिल्ली में एक म्यूजियम हो जो कि नेशनल स्टेचर का हो। तब इसकी शुरुआत होती है 1955 में। पंडित नेहरू जो है वो इस बिल्डिंग की नींव रखते हैं और 1960 में जाकर ये बिल्डिंग का पहला फेज जो है वो तैयार होता है। अब इसमें एक्सपर्ट्स लाने की कोशिश होती है, तो पंडित नेहरू एक अमेरिकन मॉडर्निस्ट आर्ट हिस्टोरियन और क्यूरेटर ग्रेस मॉर्ले को चुनते हैं कि वो यहाँ पर आए और इसके एग्जीबिशन और इसके डिस्प्ले में जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करे। शुरुआत से ही नेशनल म्यूजियम की अपनी एक अलग पहचान रही है। अलग अलग डायरेक्टर और सरकारों ने इसे अपनी तरह से ढाला और अपनी छाप छोड़ी। आर्ट हिस्टोरियन नमन आहूजा बताते हैं कि ग्रेस मॉर्ले का कार्यकाल असल में मॉडर्न आर्ट की खूबसूरती दिखाने पर था। उनका ध्यान बस एक अच्छी प्रदर्शनी लगाने पर रहता था। वो इतिहास और धर्म जैसी चीज़ों में नहीं उलझती थी। मॉर्ले के बाद सी शिवराम मूर्ति ने नेशनल म्यूजियम की कमान संभाली, लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन तब आया जब एलपी सिहारे म्यूजियम के महानिदेशक बने। उन्होंने क्या किया कि ही वाज ए मेडिकल साइंटिस्ट, मेडिकल डॉक्टर थे, हैविंग ग्रेट इंटरेस्ट इन, मैंने कि आईएएस तो थे ही, ग्रेट इंटरेस्ट इन आर्ट भी था। वो कहते थे, मेरी तो उनसे बहुत अच्छी मित्रता रही जब वो टूरिज्म में थे उस समय भी, उसके बाद भी वो हमेशा कहते थे, और मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करता था इस मामले में। वो कहते थे कि संजीव जी मुझे मालूम नहीं है, अपने क्यूरेटर्स को भी कहते थे कि भाई मुझे सब्जेक्ट विषय में मालूम नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि इसको ऐसे आप कर देंगे तो अच्छा लगेगा। ये मेरे दायित्व तो हमारे कंधे पर था ना। तो उन्होंने, लेकिन एक चीज था कि वो वेल रेड थे, वेल एक्वेंटेड थे, वेल कनेक्टेड थे। तो उन्होंने क्या किया, इसको फोकस में ला दिया। कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मैं अब माफ कीजिएगा, आरडी चौधरी साहब के सामने में जितने इंटरनेशनल एग्जीबिशन हुए किसी के समय में नहीं हुए। लेकिन बेनू वासुदेवन ने अब एग्जीबिशन को सेलिब्रेशन कर दिया, जैसे एलपी सिहारे ने सेलिब्रेशन कर दिया। फेस्टिवल ऑफ इंडिया में सेलिब्रेशन हो गया हमारा, जो कि ग्रेस मॉर्ले के समय से शुरू हुआ और अभी तक चल रहा था। वो है यहाँ का प्रकाशन, विश्व स्तरीय प्रकाशन, विश्व स्तरीय। फिर मनी साहब आए, जब मनी साहब ने जोड़ दिया, फोकस किया कि वह डिस्प्ले एंड पब्लिकेशन, छपने के 3 महीने के बाद ही सारी प्रतियां बिक। और आपको आश्चर्य होगा कि राष्ट्रीय संग्रहालय का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां वो बेचते हैं, अमेज़न पर नहीं जाते हैं, कोई उसका होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, पहले था। और सबसे एक चीज दुखांत हुआ, जो सबसे दुख देने वाला था, वो है डॉक्यूमेंटेशन की कमी थी। और अभी भी जो है एक भी कैटलॉग वहां कंप्लीट कैटलॉग नहीं है। मुझे अगर ठीक से याद है तो टेराकोटा पर कंप्लीट कैटलॉग मैंने लिखा है। उसके बाद है कि आपको प्रश्रय भी नहीं मिलेगा। आप अगर अच्छा काम करेंगे, आपको 10 आदमी 10 तरह से वो कहता है क्या प्रभावित करने का, या क्या आपको तरह तरह से यातना देने का कार्य, यातना देना, मैं यातना शब्द प्रयोग, लेकिन तथापि आपको उसे डगमगाना नहीं। और हमारे क्यूरेटर्स कुछ हैं ऐसे जो काम कर रहे हैं, एकदम अकिंचन भाव से काम करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि संस्था जो है शिथिल हो गई है, संस्था जो है क्या कहते हैं मूर्छा में आ गई है, शिथिल जरूर हो गई है। और इसको जरूर है कि प्राणवान बनाना है, गति देना है। और किसी जामवंत, ये हनुमान के तरह हो गया है, किसी जामवंत को आना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि तुम अभी उठ सकते हो, तुम अभी पूरा समुद्र नांग सकते हो, अभी उसमें तुम्हारे में शक्ति है। उस जामवंत की कमी हो गई। हाँ, तो हमें सर बताइएगा कि नेशनल म्यूजियम जब से आपने ज्वाइन किया तब से क्या
आप हुए नेशनल म्यूजियम में किस किस तरीके के बदलाव हुए, और खासकर जिस डिपार्टमेंट से आप जुड़े रहे लंबे समय तक, मैन्युस्क्रिप्ट्स का डिपार्टमेंट, वहां किस तरीके के बदलाव हुए? ठीक है। मैं 93 में नेशनल म्यूजियम मैंने ज्वाइन किया, और उस समय बहुत ही अच्छा माहौल था। डॉक्टर RC शर्मा जी डायरेक्टर जनरल हुआ करते थे। वो बहुत ही ईमानदार और विद्वान वो सब थे। बहुत सारे जो अच्छे आदमियों के गुण होते हैं उनके अंदर थे। लेकिन फिर उनके बाद से इधर उधर बहुत ब्यूरोक्रेट्स का बीच बीच में रहा। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, पोस्टें कम होती चली गई। जब मैंने कभी नेशनल म्यूजियम ज्वाइन किया था तो वहां करीब 250 करीब 270 से भी ऊपर स्टाफ हुआ करता था। अब आज सिमट करके वो पता नहीं 100 भी नहीं रह गया है। होता क्या है, इसमें हमारी एंटिक्विटीज सफर करती हैं, इसमें हमारा संग्रहालय सफर करता है। हर डिपार्टमेंट में जहाँ 4 4 होते थे, जहाँ 3 होते थे, वहां पर एक ही आदमी रह गया। और एक समय तो ऐसा आने वाला है कि अभी कुछ ही महीनों में कि नेशनल म्यूजियम में कोई क्यूरेटर नहीं रह जाएगा। लेकिन सिहारे के जाने के बाद 1990 के बाद ब्यूरोक्रेट्स का दबदबा जो है वो नेशनल म्यूजियम के संस्थान और यहाँ के प्रशासन पर जो है वो लगातार जारी रहता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए और उन्होंने अपना यहाँ पर भूमिका निभाई, लेकिन 1990 के बाद इसका आर्च होने लगा, ये पतन की तरफ जाने लगा। जवाहर सरकार जो 2008 से 2012 के बीच में भारत के कल्चरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ का क्यूरेशन जो है वो काफ़ी वीक रहा और समय समय पर इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। तो जब आपने अपने टेन्योर में क्या एक्सपीरियंस किया कि क्यूरेशन लेवल पे क्या चैलेंजेस है नेशनल म्यूजियम में? You see, curation is with a specific choice of the theme. Curation centers around the theme. आप कौन सी थीम दिखाना चाहते हैं? 40-60%, 40 to 60% of the senior posts were vacant in my period. अभी तो मैं सुन रहा हूँ कि 80% of the posts are vacant. Right. If a museum continues with 80% technical vacancy, what do you expect? What do you expect? There were 40. So whenever we had a big show, big international scale exhibition, we had to get a curator from outside. Like Naman Ahuja was brought in for one major museum. Somebody else would be brought in for another major exhibition. And for exhibitions that went abroad, it was necessarily external curator. So curation was a problem. But along with curation, you must remember that staff shortage of senior technical staff was terrible, terrible, absolutely terrible. Remains terrible even today. एक तरफ म्यूजियम को ठीक नेतृत्व नहीं मिल पाया, वहीं इसका कलेक्शन भी नहीं बढ़ पाया, क्योंकि 1997 से आर्ट एग्जीक्यूशन कमेटी की बैठक नहीं हुई है। और बाद में इसका कालांतर में आर्ट परचेज कमेटी का नाम AEC हो गया, आर्ट एक्विजिशन कमेटी। जी, कि आप संग्रह को कैसे बढ़ाएंगे। और आज के तारीख में आपको शायद पता ही होगा कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की जो पुरावशेष हैं लगभग 2,10,000 से ऊपर है। जी, जो कि पुरातात्विक हैं, कलात्मक हैं, डेकोरेटिव आर्ट वाले हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल नृतत्व वाले हैं, क्या कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स एपिग्राफी के हैं। तो आप जिसकी कल्पना कर सकते हैं उसमें भी सब डिविजन्स हो जाते हैं। आर्कियोलॉजी में जैसे प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी हो गया, डेकोरेटिव आर्ट्स में पेंटिंग अलग हो जाता है, डेकोरेटिव आर्ट अलग हो जाता है। मुझे दुख है कि मैं वहाँ बहुत दिनों तक सेवा दिया है और मुझे मेरा दायित्व था, और मैंने बहुत से ऐसे वन ऑफ द बेस्ट एग्जीबिशन हमने क्यूरेट किया है, जिसमें निजाम ज्वेलरी भी एक जी ग्रेट एग्जीबिशन, जिसकी मानसिकता नहीं है, जिसका एक्सपोजर नहीं है। मैं बड़ी विनम्रता के साथ, बड़े आदर के साथ कहना चाहता हूँ कि जिनका एक्सपोजर नहीं है, जिसके दृष्टि पटल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर नहीं है, वो इससे न्याय नहीं कर सकता है। एक तो है, मैं वैचारिक रूप से ये कहूँगा
कि ये शिथिल रह गया, उदासीनता हो गई सरकार के तरफ से, और ऐसे लोगों को यहाँ भेजा जाने लगा जिनका संग्रहालय से कुछ लेना देना नहीं था। जी। जब आपका संग्रहालय से कुछ लेना देना नहीं, आपकी अभिरुचि नहीं है, तो आप उसके साथ न्याय नहीं करेंगे। आप उसके साथ तब क्या करेंगे, समय चूंकि आपको रहना है, समय काटना है, तो एक्सपेरिमेंटल वे में जाए। और एक्सपेरिमेंटल क्या होता है कि आपका साइंटिफिक नहीं है, तार्किक नहीं है। And so, during your tenure between 2008 to 12, you had proposed the 14-point agenda of reforms in Indian museums across the country. 14. Yes, 14-point agenda. Sir, could you elaborate what are those reforms and और आपने उसको किस तरीके से आपने implement किया on ground? वो ऐसा है कि I went around from museum to museum. Every major museum of the central government, state governments, even private museums, that non-central government museums, like I found the Prince of Wales Museum, जिसको छत्रपति शिवाजी संग्रहालय कहा जाता मुंबई में. That was still very, very good. I went around and found what were the pluses and minuses of museums all over India. I went with some experts and we sat together and made out the points on which attention was required. For instance, holding and storage. That is one area, because about 90%, 80% of the museum's objects are in the holdings department, that's in the store. Lighting. Different types of lighting are required for different objects. I'm glad that the Ready Reckoner remains the table today, because it is a no fat, no bakwas issue. All you have to do is to just look at the museum from that angle, that new angle, that's all. और सर उस रिफॉर्म से पहले तक आउटसाइडर जो एक्सपर्टीज था वो ब्रिंग आउट नहीं हो रहा था, वो नेशनल म्यूजियम में नहीं आ रहा था. तो क्या वो रिफॉर्म्स बाहर के एक्सपर्ट्स को लाने के लिए भी एक कोशिश थी कि एक्सपर्ट्स अलग अलग फील्ड के वो एज अ डीजी आए या एज अ पार्टनर आए, ताकि एक डायलॉग जो है वो बिल्ड हो नेशनल म्यूजियम के ऑफिशियल्स का और जो अक्रॉस जो आर्ट एंड हिस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं उनके बीच? Actually, नेशनल म्यूजियम का जो कंसल्टेटिव कमिटी है, जिसको हम एडवाइजरी कमिटी के नाम से पुकारते थे, was built during that period. It was constituted during that period under the doyen of Indian art, Dr. B.N. Goswami. He was the senior most art scholar of India. We had advertised the post again and again and extended the age of the incumbent of the DG's post for a foreign scholar. अच्छा, ये फॉरेन के बारे में हमें बहुत बात हुई कि फॉरेन क्यों कर रहे हैं आप. ऐसे देखिए, फॉरेन इसलिए कह रहा हूँ, I mean an Indian expert who has worked in foreign museums. I mean, that is the ideal we were looking for. Because an Indian who had worked in Indian museums would be aware of the issues. An Indian who has spent his or her life in a foreign museum knows exactly what is the state of the art. I mean, we were looking exactly for a person like this. And we said, चलो ये तो रिटायर कर जाते 60, हम 67 तक रखेंगे. We also increased the salary. फिर भी नहीं, nothing. They were refused to come because they said the rest of the team would not understand कि हम क्या चाहते, काम कैसे होना चाहिए. The मंत्रालय would come in the way and not allow us. So we would be absolutely chakravyud from all sides. So they were scared of coming. So we went back to the system of having bureaucrats. फिर 2013 की बात आती है, जब कल्चर मिनिस्ट्री में ही ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक के एक अधिकारी 1990 बैच के वेणु वासुदेवन की एंट्री नेशनल म्यूजियम में होती है. वो यहाँ पर काफ़ी आमूलचूल परिवर्तन करते हैं, ना सिर्फ क्यूरेशन और डिस्प्ले में बल्कि एग्जीबिशंस में ही. वो बहुत सारे एक्सपर्ट्स को, आर्ट हिस्टोरियंस को यहाँ पर लाते हैं और वो यहाँ पर
एग्जीबिशंस होती हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस होती है, लेकिन वेणु वासुदेवन बहुत ही कम समय में जो है उनको यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। फिर एक आर्कियोलॉजिस्ट B.R. मनी यहाँ के डायरेक्टर जनरल बनते हैं। B.R. मनी शुरुआत में तो यहाँ पर कुछ बदलाव लाते हैं, उनके कार्यकाल में कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं आता है और ये संस्था जो है ये फेड होती लगातार जारी रहती है। लेकिन वेणु वासुदेवन ने अभी एग्जीबिशन को सेलिब्रेशन कर दिया, जिसे एलपी सिहारे ने सेलिब्रेशन कर दिया जी। फेस्टिवल ऑफ इंडिया में सेलिब्रेशन हो गया हमारा फोकस में, तो ये बढ़िया हो गया। और एक अच्छी सी टीम उनके साथ लग भी गई, युवा टीम थी जो बाहर से भी थे अंदर से भी थे, तो उनको संपुष्ट भी कर रहे थे, तो उनका जाना भी खला। उसके बाद तो आया राम गया राम वाला हिसाब किताब रहा। 3 महीने 1.5 महीने 1 महीने 6 महीने इस तरह के लोग आते रहे, और जो आते रहे उन्होंने भार समझा इसको एंजॉय करने की। लेकिन यहाँ 2-3 चीज और भी हुए जो कि ग्रेस मॉडल समय से शुरू हुआ। फिर 2023 में एक म्यूजियम एक्सपो होता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें घोषणा करते हैं कि भारत का और दुनिया का सबसे बड़ा एक म्यूजियम बनने जा रहा है, जिसे युगे युगीन भारत म्यूजियम कहा जाएगा। बरसों से नेशनल म्यूजियम का दौरा करने वाले जानकारों को इसे लेकर कई तरह के अनुभव रहे हैं। का जो नेशनल म्यूजियम है दिल्ली में, वहाँ का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है एज अ स्कॉलर भी और एक एज अ आम आदमी एक विजिटर के तौर पर भी? जी, देखिए मुरारी जी, राष्ट्रीय संग्रहालय जनपद नई दिल्ली अपने आप में एक ऐसा स्थान है जहां जाकर पूरे भारत की संस्कृति, वहां की सभ्यता और अपने अतीत से जुड़े हुए हर प्रश्न को आदमी पढ़ सकता है। और किसी भी देश का राष्ट्रीय संग्रहालय उस देश की सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि का और एक पहचान का एक विशेष स्थान होता है। देखिए, मेरा कहना है कि रिव्यू किया जाना चाहिए। एक डिस्प्ले अगर 25 साल पहले हुआ है तो हमें हर दूसरे तीसरे साल अपनी जो डिस्प्ले की सामग्री है उसका कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन भी हो, साथ के साथ कुछ बदलाव भी होने चाहिए। जैसे बहुत सारे नए नए ऐसे लोग हैं, हर साल एक बार राउंड करने जाते हैं या हर दूसरे तीसरे साल इंडिया के अंदर आने के बाद वो चाहते हैं कि नेशनल म्यूजियम के अंदर जाएं, तो वहां के जो डिस्प्ले की सामग्री है वो हर साल कुछ ना कुछ चेंज होनी चाहिए। जैसे सिक्कों का संग्रहालय है, वहां पर एक सिक्कों की अलग से गैलरी बनाई गई है, जो भारत के प्राचीन सिक्के हैं, चांदी के, तांबे के, लेड के, तो वो एक जैसे लगभग 25 साल से जैसा लगाया गया था वैसे लगे हुए हैं, वो अलग तरह से डिस्प्ले होने चाहिए। तो अगर विविधता रहेगी, डाइवर्सिटी रहेगी आर्टिफैक्ट्स इत्यादि की, तो लोगों को और अधिक रोचक होगा, लोगों के लिए ज्ञानवर्धक होगा। नेशनल म्यूजियम के मैं पीछे वहां की कुछ गोडाउन्स भी देखने गया था कि भाई कुछ चीजों का मुझे नजदीक से देखना था, तो परमिशन ली गई, देखा गया, तो बहुत सारे इंटरनेशनल वैल्यूज के यानी कि सांस्कृतिक धरोहर के ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं कि जगह की कमी है और वो वहां पर नीचे गोडाउन्स के अंदर पैकेजिंग करके पैकेज करके रखे गए हैं। तो अच्छा है कि वहां पे कुछ ऐसी विजुअल गैलरीज बने, कुछ ऐसे स्क्रॉल करके जो आर्टिफैक्ट्स हम जगह की कमी में दिखा नहीं पा रहे हैं, तो वो सब टीवी के माध्यम से, एलईडी, एलसीडी इस तरह के माध्यमों से दिखाए जाने चाहिए। और मुझे लगता है कि भारत सरकार ने पिछले 5-7 सालों में भारत में म्यूजियम्स की एक बड़ी श्रृंखला खड़ी की है। अलग अलग क्षेत्रों में क्षेत्रीय म्यूजियम बनाए और वही नेशनल म्यूजियम को बड़ा रूप दे रहे हैं। तो वही बात है जो मैं कह रहा था कि स्थान के अभाव के कारण, क्योंकि जिस टाइम हमारा नेशनल म्यूजियम जनपद पे बना उस टाइम इतनी ही जगह की जरूरत महसूस हुई, लेकिन अब बहुत सारी नई फाइंडिंग्स हुई हैं। पूरे इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी कंट्रीज के द्वारा भी इंडिया में आके हरियाणा में और अलग अलग स्थानों पर एक्सकर्वेशन किए गए हैं। तो जरूरत है कि हम एक बहुत बड़ा यानी कि अति विशाल संग्रहालय ऐसा बने जिसके अंदर क्षेत्रीय डिस्प्ले अलग हो, नेशनल लेवल की इंपॉर्टेंस की चीजें अलग हो। राष्ट्रपति भवन के पास नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है, जहां पर प्रधानमंत्री कार्यालय है और रक्षा मंत्रालय है। लेकिन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नई इमारतें इस पूरे इलाके में जो बनी है, वहां पर वो सारे ऑफिसेज जो हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं। तो यहाँ का जो नेशनल म्यूजियम है, इसमें से काफ़ी आर्टिफैक्ट्स जो है वो मूव होगा और एक नया म्यूजियम क्रिएट होगा। जब मैंने भारत के कल्चरल मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत से बात की, तो उन्होंने कुछ डिटेल्स हमें दिए कि युगे युगीन भारत म्यूजियम किस तरीके का होगा, कैसा उसका स्वरूप होगा। उन्होंने बताया कि नेशनल म्यूजियम में पहले
पीरियोडिकल चीज़ें ज़्यादा है, यानी कि जैसे हड़प्पन पीरियड है, फिर कुशाना पीरियड है, सुंगा पीरियड है, गुप्ता पीरियड है। इस तरीके के पीरियोडिकल चीज़ों के तौर पर यहाँ पर क्रोनोलॉजी अपनाई गई है। लेकिन जो नया म्यूजियम होगा उसमें थीमेटिक ढंग से चीज़ों को प्रस्तुत किया जाएगा, और उन्होंने इसका उदाहरण दिया कि जैसे आर्किटेक्चर होगा, इंडिया के क्राफ्ट्स होंगे, इस तरीके से वहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो एक तरीके से अभी पूरी जानकारी तो युगे युगीन भारत म्यूजियम के बारे में नहीं आई है, और जवाहर सरकार इस पर सवाल भी उठाते हैं कि एक म्यूजियम के बारे में देश की जनता को जानने का तो हक पूरा है, लेकिन सरकार ने इस योजना के बारे में जो म्यूजियम को लेकर है ज़्यादा जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं दी है। और बस इतना पता चला है कि नेशनल म्यूजियम और फ्रांस की जो संस्थाएं हैं उसके बीच में एक MOU साइन हुआ है, जो यहाँ पर एक्सपर्टीज का काम करेगी, जो एक एडेप्टिव रीयूज मेथड पर नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को नेशनल म्यूजियम में तब्दील करेंगी। अब देखना ये होगा कि कब तक भारत में एक नया म्यूजियम रूप लेता है, और जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम होगा, उस बड़े म्यूजियम में जनता यहाँ की कब पहुँचेगी, और वो किस तरीके से भारत के आज़ादी के बाद का जो पहला बड़ा आर्किटेक्चर था नेशनल म्यूजियम, उससे वो कितना अलग होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।